law of contracts. So today we are going to start with law of contracts. Now what is law of contract? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या आता है? हमारे जो बिजनेस लॉ है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सिंपल सी बात है, हमारा जो भी कोई भी बिजनेस हम लोग करते हैं, कोई भी रिलेशन जो भी होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से चलता है, राइट? तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करता है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ अ प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग in exchange for a promise from another person. What is a contract? A contract is a result of a promise. So if I want to say contract, simple सी बात है, any written agreement is a contract. पहले जो भी बिजनेसेस होते थे उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं होती थी. क्यों नहीं होती थी? बिकॉज पहले के बिजनेसेस में बिजनेसमैन लोग जो होते थे वो बहुत भरोसेमंद होते थे. तो वी डोंट रिक्वायर एन एक्ट टू गवर्न द बिजनेस ट्रांजैक्शन. बट आफ्टर सर्टन टाइम सो मेनी थिंग्स, उस टाइम क्या था? कस्टमरी लॉ. दैट टाइम वी यूज टू से इट एज कस्टमरी लॉ. कस्टमरी लॉ मतलब जो कस्टम में था, जो प्रैक्टिस में था. मर्सेंटाइल एक्ट, मर्सेंटाइल जो एजेंट्स थे वो कहाँ से आए? मर्सेंटाइल एजेंट जो थे, जो जैसे काम करते. मर्चेंट्स मतलब जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मर्चेंट्स में हैं, बिजनेस में हैं, उन लोग जो ट्रेड कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके जो नियम हैं, वो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वही धीरे धीरे एक्ट और लॉ के रूप में एनफोर्स कर दिया गया है. सो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप लोग को समझना है. पहले कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट is any promise, is the result of a promise to do or not to do a certain thing in exchange from a promise from another person. इसका मतलब क्या है? आपने मुझे बोला कि मैम आप मुझे 10 टन कॉटन सप्लाई करो. सो मैं 10 टन कॉटन क्यों सप्लाई करूंगी? इन रिटर्न ऑफ समथिंग. मैं 10 टन कॉटन सप्लाई करूंगी, सो आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न. आप मुझे उसके बदले पैसे दोगे, राइट? सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, contract law assures that the promise so made is legally enforced if any one of the parties fails to abide by the contract. तो contract act का मेन नियम यही है कि आपका एक ये होना चाहिए, एक कंसिडरेशन होना चाहिए. अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू क्रिएट अ वर्नाकुलम ज्यूरिस. वर्नाकुलम ज्यूरिस मतलब यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है वो लीगल रिलेशनशिप है. ये लीगल पार्टी जो है एक दूसरे के प्रति जो लायबल है, दैट इज अ लीगल लायबिलिटी. द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सच ऑब्लिगेशन विल मेक द पार्टीज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द एग्रीवेट पार्टीज. देखो ये लीगल रिलेशन, यहाँ पे बार बार हम लोग लीगल रिलेशन की बात कर रहे हैं. एक सोशल ऑब्लिगेशन या जस्ट एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर इज नॉट सेट टू अस अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट. लाइक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस दिया गया, बेलफेयर वर्सेस बेलफेयर. बेलफेयर एक बहुत ट्रेडिशनल केस है. बेलफेयर जो है वो बेलफेयर वॉज एम्प्लॉयड इन साइलन. साइलन में उसकी नौकरी लग गई थी और उसकी वाइफ, सिंस शी वॉज नॉट वेल, उसकी वाइफ को रहना पड़ा इंग्लैंड में. शी हैज़ टू स्टे इन इंग्लैंड ड्यू टू हर इल हेल्थ. सो बेलफेयर ने प्रॉमिस किया दैट ही विल सेंड 40 पाउंड्स अ मंथ एवरी मंथ. ठीक है, तो क्योंकि आप अलग रह रहे हो. तो उसके बाद सडनली वेलफेयर फेल हो गया फॉर सम रीज़न, ही इज़ नॉट एबल टू पे. तो उसकी वाइफ ने कंप्लेन, उसके एक मतलब केस लॉन्च किया उसके लिए. सो दिस केस वॉज नॉट वैलिड क्योंकि ये तो एक ओरल एग्रीमेंट था मेरे और आपके बीच में, लाइक हस्बैंड वाइफ के बीच में. यहाँ पर एक ओरल एग्रीमेंट था, उसने प्रॉमिस किया. एंड अ मियर प्रॉमिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. और एक तो ये मेयर प्रॉमिस थी. सेकेंड, दिस इज जस्ट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्चुअल रूप में लिखा नहीं गया था, उसको रजिस्टर नहीं किया गया था. दैट इज वाई दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. देखो यहाँ पे दिया ही हुआ है, द प्रिंसिपल लेट डाउन इज एग्रीमेंट ऑफ सोशल or domestic nature shall not constitute legal relationship and does not valid contract. So now we can summarize two things, two very important things. All the definition of contract refer to agreement between individuals and are enforceable by law constitute two basic requirements. Now we are understanding that a contract has got two basic requirements. First, an agreement and second is legal enforceability. A contract, देखो
we have already understood that a contract is made between two or more parties which constitute a valid legal relationship and which must have a promise to do or not to do something from both the parties. Both the parties में ये आती है कि भाई मैं ये काम करूँगा या नहीं करूँगा. लाइक मैं आपको पापड़ सप्लाई करूँगा, आप उसके बदले पैसे दोगे. सो समथिंग इन रिटर्न वाला कॉम्पोनेंट यहाँ पे आ गया. तो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट का स्टेज क्या होता है? फर्स्ट मैंने और आपने एक मिलके बात की कि चलो हमें बिजनेस करना है या हमें एक प्रोजेक्ट खोलना है, वॉट एवर. आप एक प्रपोजल लेकर आते हो, मैं उसको अग्री करती हूँ. तो दो पार्टीज या दो से ज़्यादा लोग जब भी, फर्स्ट हमारे बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है. वी अग्री टू अ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट. तो पहले हम लोग एग्री करेंगे. जब उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म देंगे हम लोग, जब भी उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म देंगे, उसके बाद वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट का जब रिटन फॉर्म हो गया देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. तो एग्रीमेंट, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फर्स्ट देयर हैज़ टू बी एन एग्रीमेंट दैट वी आर अग्रीइंग टू अ सर्टेन थिंग, एंड देन इट हैज़ टू बी लीगली इन्फोर्सेबल. लीगली इन्फोर्सेबल मतलब ऐसा नहीं कि चलो हम लोग मिलके बैंक लूटते हैं, बैंक रॉबरी करते हैं, वी अग्री, ऑल द पर्सन्स अग्री टू दिस टर्म एंड देन वी गॉट इट रजिस्टर्ड. इट्स नॉट लाइक दैट. That promise or that proposal or that agreement must be legally enforceable. Now agreement को clearly हमें समझना होगा. agreement मतलब मैं आपको proposal दे रही हूँ, मैं आपको offer दे रही हूँ, मैं आपको पापड़ बेचूंगी. whether you accept it, आपने भी accept किया. अब आपने बोला मैम आपके terms and condition ऐसे ऐसे change करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, negotiation हो गया. then we reached to a conclusion. so we have reached to a conclusion and then we agree to that terms and condition that finally the deed will be made accordingly. So in an agreement there emerges two more condition. What are those? First is plurality of person, that is there has to be more than two person, means more than one person. two हो या two or more हो, that it's more than one person. plurality of person मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग. because if we don't have more than one person we cannot agree. मैं अपने अपने में तो अपने terms and condition में खुद agree हो गए, ऐसा तो नहीं होता. Then second term is co-censors ad idem. What does it mean? Co-censors ad idem का मतलब होता है we have a co-censors on an idea. मैंने जो बोला आपने भी वही चीज़ समझा. I told you that I'll sell a black horse and you are accepting it as white horse. So that is not co-censors ad idem. मैं अगर बोल रही हूँ आपको सादा घोड़ा बेचूंगी तो आपको भी सादा घोड़ा ही एक्सेप्ट करना है. मैं आपको बोल रही हूँ सादा घोड़ा बेचूंगी और आप बोलोगे मैं काला घोड़ा लूँगा, so it is not a valid कॉन्ट्रैक्ट. तो दैट टाइम वी डोंट हैव अ कोसेंसस. कोसेंसस मतलब हमारी जो मत है, हमारी जो राय है ऑन एन आइडिया, दैट हैज़ टू बी कंसाइड. हमारे दोनों की इंटेंशन जो वो सेम होनी चाहिए उस टाइम. नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. Section 10 of the Indian Contract Act 1872 describes the requirement of a valid contract. According to this section, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void. What does it mean? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या ज़रूरत है? व्हाट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जो भी एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स, जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. हर एग्रीमेंट्स को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी. जो भी पार्टीज उनमें इन्वॉल्व हैं उनका कंसेंट इज फ्री. मतलब मैं आपको बंदूक दिखा के एग्रीमेंट नहीं साइन करा सकती. competent to contract. Competent to contract means you have a capacity to contract for a lawful consideration. आपको जो return मिल रहा है that is lawful and with a lawful object. We have something lawful, that is why we are having a contract and not hereby expressly declared to be void. और जो पूरी तरह से गलत नहीं है उसको ही हम लोग contract बोलेंगे. Nothing herein contained shall affect any law in force in India and not hereby expressly repelled, by which any contract is required to be made in writing or in the presence of witnessing, or any law relating to the registration of documents. From this definition we understand that an agreement becomes a contract when it involves competent parties
वैलिड कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एंड लीगल ऑब्जेक्ट। आप लोग को इतना कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेक्शंस यू कैन नॉट रिमेंबर, जस्ट रीड करना है। ये डेफिनेशन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको समझाया है, इतना कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। नाउ व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर मतलब एन एग्रीमेंट प्री सपोजेज एन ऑफर। एग्रीमेंट होने के लिए तो ऑफर चाहिए। मैं आपको ऑफर कर रही हूँ दैट आई एम विलिंग टू सेल समथिंग, आई एम इंटेंडिंग, माई इंटेंशन, आई एम टेकिंग आउट माई इंटेंशन, दैट इज आई एम ऑफरिंग समथिंग। Therefore, one without the other does not bring an agreement into existence which can be legally enforced. Mere offer does not conclude a contract unless it is accepted by the other party to the contract. मैंने आपको प्रपोजल या ऑफर दिया, उससे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। मैंने जस्ट प्रपोजल दिया, मैंने आपको ऑफर किया कि भाई मैं एक एग्रीमेंट, मैंने दिस इज अ पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, मैं ये सामान बेचना चाह रही हूँ। देन इसके बाद आपसे एग्रीमेंट होगी, टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस होंगे, नेगोशिएशन होगा। देन इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, लॉफुल ऑफर। जब लॉफुल ऑफर को आप एक्सेप्टेंस करते हो, लॉफुल एक्सेप्टेंस, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर एंड अ लॉफुल एक्सेप्टेंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। साधारण सा बात है, लॉफुल ऑफर मैंने किया, मैं अगर बोलूँ कि चलो हम लोग 4 लोग मिलके एक बैंक रॉबरी करते हैं एंड वी विल शेयर द रेशियोज लाइक 2:1:4:5, तो क्या वो क्या, और उसके बाद हमने बैंक रॉबरी की, मैं सारा पैसा लूट के भाग गई। सो अल्टीमेटली श्रावंती गई कोर्ट में मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करने, सो शी कैन नॉट sue me because that is not a lawful agreement, that is not a lawful contract, that cannot be a contract, that is a void, that is a void contract, वो पूरी तरह से गलत है। Offer and invitation to offer are two distinct terms. An offer is a definite term capable of converting an intention into offer. It is legally enforceable. An invitation to offer is a process of circulating an offer. It is an attempt to induce the parties to accept the offer. It is not enforceable in any court of law. देखो दो चीज़ है, एक होता है ऑफर, एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर। समझ में आ रहा है? ओके, ऑफर मतलब मैं आपको बोल रही हूँ श्रावंती, आई विल सेल 10 kgs पापड़ टू यू इन दिस टर्म्स एंड कंडीशन, आई एम ऑफरिंग। और इन्विटेशन टू ऑफर लाइक एक ऑक्शन, ऑक्शन इज अ टाइप ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। मैं एक इन्विटेशन दे रही हूँ कि आप लोग आके बिड करो, मेरे यहाँ पे ये चीज़ है, मैं आई एम विलिंग टू सेल, नाउ यू प्लीज कम एंड बिड योर ऑफर। तो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। सो ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर टू डिस्टिंक्ट टर्म। देखिए यहाँ पर जो मैं एक प्रोसेस बता रही हूँ, यहाँ जो एक फिगर दिया हुआ है आप लोग के बुक में, देखिए एक फिगर दिया हुआ है ना, वहाँ पे फिगर 1, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक देखो ऑप्शंस आ रहा है, प्राइस लिस्ट है या कैटलॉग्स है, प्राइस इंडिकेशंस है, प्रोस्पेक्टस है, ये सब क्या है, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ट्रीट, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ट्रीट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऑफर करते हैं हम लोग, ऑफर से एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस में आपका मोटिव हमें समझ में आता है, व्हाट आर दी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वो समझ में आता है। नाउ देयर कैन बी काउंटर ऑफर, मैंने आपको ऑफर किया पापड़ बेचूंगी, आप बोलोगे चलो ठीक है मैम, मैं आपको उसके जगह पर कपड़े सप्लाई कर रही हूँ, सो दैट इज काउंटर ऑफर। टेंडर्स आर देयर, इनकोहेट कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर, दैट इज इन इमरजेंसी। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो बाय पोस्ट, बाय ओरल एक्सेप्टेंस, बाय एनी मोड और वेवर ऑफ। सो एक्सेप्टेंस जब होगी तब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर कब बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, जो ऑफरर है, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर एन ऑफरी, आई एम ऑफरर, यू आर ऑफरिंग। लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में होता है ना, आप एम्प्लॉय हो, आपका एम्प्लॉयर है, तो ऑफरर एंड ऑफरी भी वही है, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, आई एम दी ऑफरर, यू आर एक्सेप्टिंग इट, यू आर एन ऑफरी। From the definition of a proposal as mentioned in section 2 subsection A of the Indian Contract Act, the following propositions follow. It must be an expression of the willingness to do or abstain from doing a particular act. What does it mean? Contract Act क्या बता रहा है? It must be an expression of the willingness, मेरी इच्छा है कुछ करने की या कुछ नहीं करने की। The willingness must be communicated to another person. ये जो मेरी इच्छा है, willingness, that must be communicated to another person. इसको दूसरों को बताना है। It can either be expressed or implied. ये expressed offer भी हो सकता है, implied भी हो सकता है।
it can be general or specific, it must be communicated with an intent to receive the assent. These points are just means just making you clear the contract thing. The important points are kinds of offer. This is very important. ये जो kinds of offer है, this is very important.